अब राहुल गांधी, शीतल जी एक कमेंट इस पर भी करिएगा। राहुल गांधी और इंडिया अलायंस, पहले तो मुझे अभी तक ये नहीं समझ आ रहा कि कांग्रेस पार्टी के लिए दिल्ली से खुशखबरी आई है या उनको चिंता करनी चाहिए कि बीजेपी और ताकतवर होती जा रही है। आपको क्या समझ में आ रहा है दिल्ली की इस बीजेपी की जीत को और अपनी हार को, जहां 0 पर थे 0 पर ही रहे, और इंडिया अलायंस के फ्यूचर को लेकर कि कांग्रेस पार्टी अब पसोपेश में रहेगी आगे भी, या थोड़ा सा कुछ उनका विजन क्लियर होगा? देखिए, ये कांग्रेस पार्टी कई राज्यों में इस तरह की दुविधा में है, जहां वो पैन इंडिया पॉलिटिक्स के बरक्स जब देखती है तो वो कमजोर हो रही है, लेकिन लोकल पॉलिटिक्स के बरक्स जब देखती है तो उसे लगता है कि शायद वो ताकत है। लेकिन सच्चाई ये है कि जो पैन इंडिया पॉलिटिक्स है वो इससे कमजोर हुई, जिसकी वो लीडर रहना चाहती है इंडिया गठबंधन की। गठबंधन की लेना चाहती है तो आम आदमी की एक सक्रिय पार्टनर की हार है, जो उसकी भी हार है। ये जीत नहीं है। और इससे चूंकि बीजेपी को ताकत मिलती है, इससे बीजेपी को एक बहुत बड़े पैनोरामा में सैफरन 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 दिखता है और वो वहां से गायब दिखती है। तो वो फिर ये निश्चित तौर पर पैन इंडिया पर्सपेक्टिव में कांग्रेस की पॉलिटिक्स की भी ये हार है। लोकल पर्सपेक्टिव में केजरीवाल का कमजोर होना शायद एक हद तक कांग्रेस के लिए एक नई संभावनाओं का मैदान खाली करता है। अब बताइए राजकिशोर, देश में 19 सरकारें हैं एनडीए की, 19। मुझे याद पड़ता है अभी कुछ साल पहले एक समय 21 हो गई थी, तब शायद वो रिकॉर्ड भी था, क्योंकि इंदिरा जी के समय आखिरी बार ऐसा हुआ था कि देश में 21 सरकारें किसी एक पार्टी की हों। 19 सरकारें, और लोकसभा चुनाव के साथ या उसके बाद, मैंने इस पर लिखा भी था, लोकसभा के चुनाव के साथ और उसके बाद अभी तक कुल शायद मेरे ख्याल से 9 चुनाव हो गए दिल्ली मिला के। उन 9 में से 6 एनडीए जीता है, 6। तो देश का मूड तो एकदम क्लियर है ना इस समय, साफ साफ दिखाई पड़ रहा है। देखिए मूड क्या क्लियर है, यहां पर एक चीज देखनी पड़ेगी, आपको विचारधारा के साथ साथ में लगातार डिलीवर करना पड़ेगा, और डिलीवरी के साथ साथ में 24/7 की पॉलिटिक्स करनी पड़ेगी। अभी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी की जो बात हो रही थी, उस समय भी मैंने आपसे कहा था, अगर प्रियंका गांधी को सवेरे 9 बजे तक ये नहीं पता है कि नतीजे क्या हैं, नतीजे मैंने देखे नहीं, आप ये सोचिए कि जो उनका कार्यकर्ता, उनके बीच में मैसेज क्या जाएगा। नहीं, ऐसा मैं मान ही नहीं सकता कि उन्होंने देखे ना हो। नहीं, मैं मानता हूं, लेकिन उन्होंने तो शायद उनको पता था हार रहे हैं। हाँ, तो उन्होंने इसलिए वो कह दिया होगा कि हाँ, मैं मान रहा हूं कि उन्होंने सोचा होगा कि अगर मैं कुछ कहती हूं, अभी पार्टी ने तय नहीं किया है कि आखिर बोलना क्या है, इस तरीके की चीजें रही होंगी, मैं मानता हूं। लेकिन जब उन्होंने कहा, तो मैं बता रहा हूं, मैं एक जगह बैठा हुआ था, तो वहां पर कांग्रेस का ये कार्यकर्ता था, बोले हम लोग सुबह शाम तक ऐसे ही परेशान हो रहे थे और हमारे नेताओं को पता ही नहीं कि यहाँ पर हो क्या रहा है। तो मैं कह रहा हूं कि थोड़ा सा गंभीरता आप में है, लेकिन उसको दिखाने की भी जरूरत है, ये बात कह रहे थे। और मूड की जहां तक रही बात, तो मुझे लगता है कि भारतीय जनता पार्टी जब हारती है तो सीखती बहुत जल्दी है, और जैसे ही 240 सीटों पर वो सिमटी, तो उसके बाद जो नरेंद्र मोदी या उनके जो आसपास के लोग को लगने लगा था कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से बड़ी भारतीय जनता पार्टी हो गई है, तो पहले तो उन्होंने आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी परिवार में सब कुछ दुरुस्त किया। उसके बाद फ्री बीज या मुफ्तखोरी, जो तमाम चीज़ों की जो बात की जाती है, उस मुद्दे पर भी जैसे दिल्ली में उनको लगा कि इस पर लड़ना है, तो प्रधानमंत्री खुद उस पर उतरे पिच पे और यहाँ पर लड़े आके। महाराष्ट्र में उनको लगा, तो उसी तरीके से गठबंधन से लेकर तो 24 घंटे वैचारिक धरातल के साथ साथ में इसको भी देखना पड़ेगा। और बात जो शीतल जी ने कही बहुत इंपॉर्टेंट है, त्रिपुरा वाला, कि आप सोचिए कि एक वैचारिक धरातल वाली पार्टी थी, लेफ्ट पार्टी थी, वो जब सिकुड़ के बिल्कुल यहां तक पहुंच गई है, तो वाकई जो भ्रष्टाचार या सादगी वाली जो पार्टी के साथ में ही जोड़ा जा सकता था अरविंद केजरीवाल की राजनीति को, तो अरविंद केजरीवाल का वो मूर्ति भंजन तो हो चुका है, चकनाचूर हो चुका है। तो उसके बाद उनके लिए टिकना वाकई मुश्किल है। और प्रधानमंत्री का जो आज का बयान है, जिस तरीके से उसमें उन्होंने भ्रष्टाचार पर और ज़्यादा सख्त होने की एक तरीके से चीज़ें दिखाई हैं, तो उस पर भी होना। और शराब घोटाले पर भाई ऑलरेडी MP MLA कोर्ट में मामला चल रहा है, तो जल्दी जमानत पर ही तो बाहर हैं, तो अब कब क्या हो जाएगा कुछ पता नहीं। फिर ACB वाला मामला अलग से आ गया है, CAG और यमुना सफाई के मामले अलग से आ गए हैं। तो भ्रष्टाचार के मामले में जब उनका पूरी तरीके से एक्सपोजर हो ही चुका है, तो उसके बाद फिर लगातार कार्रवाई करने में भी दिक्कत नहीं होगी। अब उसको एजेंसीज की क्षमता की जहां तक बात करें, तो मुझे याद है कि दिग्विजय सिंह ने यूपी के मामले में एक बार कहा था कि हमारे पास माँ है, तो माँ CBI होती थी, आज की तारीख में तो बाबा ED भी है। तो कुल मिला के ठीक है, उपयोग दुरुपयोग लोग अपनी तरीके से करते हैं। और जिस तरीके से अरविंद केजरीवाल के पास पंजाब की पुलिस थी, तो यहां पर पत्रकारों को गिरफ्तार करने भेज दिया था। तो शक्ति का दुरुपयोग जो है सत्ता सिखा देती है। और मुझे लगता है कि
जनता ही उस शक्ति को बैलेंस करती है और अहंकार का जवाब हमेशा मिलता है। पर बात यह है कि कौन कितना सीख पा रहा, मुझे लग रहा है। अब सुकेश, वो सवाल जिसका जवाब शायद एक दो लोगों के को छोड़कर किसी के पास नहीं होगा, मुख्यमंत्री 8 बजे वाले बुलेटिन में दे चुका हूं। नहीं, मैं उस पर उसको थोड़ा सा और मैं बारीक करता हूं। हमें पता है कि दिल्ली की जो आबादी है उसमें पूर्वांचलियों की आबादी बहुत ज्यादा है, अच्छी खासी है। ऐसे में क्या मनोज तिवारी या फिर कोई और एक पूर्वांचली समुदाय से आने वाला विधायक या नेता आपको लगता है इस रेस में शामिल हो सकता है? देखिए मानक, आपने शीतल जी से पूछा कि आप कैट की स्पेलिंग बताओ। आपने राजकिशोर से पूछा कि डॉग की स्पेलिंग बताओ, और मुझे आप कह रहे हो कि सुकेश आप चेकोस्लोवाकिया का बताओ। तो क्षमता के हिसाब से पूछा जाएगा ना, तो ये ठीक नहीं। और ये इस बात का ऑफेंस ले सकते हैं अमित शाह और नरेंद्र मोदी कि कोई तीसरा नाम बताएगा क्या। मुख्यमंत्री तो हम तय करेंगे, लेकिन सीरियस तिहाई वोटर है ऑन ए सीरियस नोट, इन 48 विधायकों में से ही कोई मुख्यमंत्री होगा, कोई सांसद मुख्यमंत्री बनने जा रहा है। मेरी कॉमन सेंस इट जस्ट फ्लाइज इनटू द फेस ऑफ कॉमन सेंस, मेरी कॉमन सेंस ये अलाउ नहीं करती है। तो किसी 48 में से एक की तरफ देखिए, वो क्या कोई पूर्वांचली हो सकता है? आज तक बीजेपी ने यह काम नहीं किया है, क्या ये करना चाहेगी? क्या उसके पास कोई ऐसा तुरुप का इक्का है कि वो फेंक दे? हेड ऑन परेश वर्मा ने लिया। परवेश वर्मा ने नई दिल्ली की सीट शीला दीक्षित को मुख्यमंत्री बनाती थी, नई दिल्ली की सीट अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री बनाती थी, और जो सबसे बड़े नायक थे आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल, उनको पटकनी देने का काम परवेश वर्मा ने किया है। उनके पिताजी सीएम रह चुके हैं, वो 2 बार एमपी और 1 बार एमएलए, ये दूसरी बार एमएलए हुए हैं। तो क्या एक जाट को बना सकते हैं? बाकी जो अलग अलग समाज के लोग हैं वो उससे अनवॉइड हो सकते हैं। क्या ये रिस्क लेंगे? नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा, बीजेपी का शीर्ष नेतृत्व ये रिस्क लेने को हमेशा तैयार रहता है, और जब एक बार ये ले लिया जाएगा तो मुझे लगता है कोई इसको चैलेंज करने वाला भी नहीं है। मैंने इसके पहले कहा था, वैश्य में 2-4 ढूंढ लीजिए। वही विजेंद्र गुप्ता नहीं, महिला है रेखा गुप्ता। एक जितेंद्र महाजन का नाम भी आप ले सकते हैं, जिनकी बड़ी तगड़ी पृष्ठभूमि है। कह दिया इन्होंने। वो मेरे ख्याल से एबीवीपी बैकग्राउंड से आते हैं। एक पंजाबी को उन्होंने मुख्यमंत्री केंद्र में मंत्री बना दिया है, इसलिए वो मैं रूल आउट करके चल रहा हूं। अब इसमें से कौन, आपको मालूम था भजन लाल जी बन रहे किसकी पर्ची निकलेगी? हाँ, ये मुझे मालूम नहीं है। ये एक वाइल्ड गेस हो सकता है, मैं स्मार्ट गेस भी नहीं कहूंगा, एक वाइल्ड गेस हो सकता है, और इसकी जानकारी कम से कम मुझे नहीं है, किसी और पत्रकार को हो। कुछ लोग राजकिशोर, कुछ लोग तो नाम चला रहे हैं, वीरेंद्र सचदेवा बीजेपी के दिल्ली के अध्यक्ष भी हैं, चुनाव ही नहीं लड़े। कुछ लोग कह रहे हैं, हाँ मैं वही कह रहा हूं, कुछ लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी, कोई अपर हाउस नहीं है। कोई लोग कह रहे हैं स्मृति ईरानी का हो सकता है। कुछ लोगों ने एक बड़ा दिलचस्प एंगल दिया है इसमें। वो कह रहे हैं कि क्या किसी सिख चेहरे को दिल्ली का सीएम बनाया जा सकता है, ताकि वो एक ऐसा मुद्दा उठाएं जो हमेशा कांग्रेस के अगेंस्ट इस्तेमाल किया जा सके, हमेशा। और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है, और पंजाब में भी आम आदमी पार्टी है। दरअसल इस तरीके ऐसे में मनजिंदर सिंह सिरसा का नाम कुछ लोग चलाते हैं। नहीं, सिरसा का भी चला रहे हैं, फिर तो जंगपुरा से जो जीता है उसका भी चला सकते हैं, उसने मनीष सिसोदिया को हराया है। तो देखिए, मुझे लगता है कि सिख ये राजकिशोर, एक बात हमेशा ध्यान रखिए, इसमें दोनों में से कोई मूल रूप से बीजेपी काडर का नहीं है। हाँ, इस बात का भी बहुत ध्यान रखा जाएगा। लेकिन असम में जो है, पहले सर्बानंद सोनोवाल और फिर हिमंतो विश्व शर्मा, दोनों एजीपी अलग अलग से, एक कांग्रेस से आए, एक असम में पहली बार सरकार बन रही थी। ये सही कह रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आरएसएस का जिस तरीके से दखल होता है, वहां पर संघ आयु से लेकर परिवार का जो है पूरा बायोडाटा देखा जाएगा। कौन बाल स्वयंसेवक था, हाँ, कौन वरिष्ठ और गरिष्ठ है, ये भी सब देखा जाएगा। लेकिन कौन तृतीय वर्ष प्रशिक्षित है, ये भी देखा जाएगा। लेकिन इसमें नहीं, चतुर्थ वर्ष भी तो एक चालू हो गई है, जो आपने उसके जो दिए चतुर्थ वर्ष वाले भी आ गए। लेकिन यहाँ पर जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये समझिए कि प्रवेश वर्मा ने अगर जीत लिया है
तो ये जरूरी नहीं है कि प्रवेश वर्मा ही बन जाए, वैसे तो दिखना चाहिए। क्योंकि मैं स्मृति ईरानी का बार बार उदाहरण देता हूं कि जब वो चुनाव हार गई थी तो उनका मंत्रिमंडल में कद बढ़ गया था, और जब राहुल गांधी को हराया था 2019 का अगर सबसे बड़ा उलटफेर था तो उनका कद घटा दिया गया था। अब तो खैर हार के वो किनारे ही हो गई हैं, तो उनको दिल्ली लाया जाएगा, मुझे ऐसा नहीं लगता। और लगता ही इसलिए कह रहा हूं, बार बार मैं कह रहा हूं कि कौन बनेगा ये अभी नरेंद्र मोदी जानते हैं, या उससे पहले ब्रह्मा जी जानते होंगे, उसके बाद ही लोग जानते होंगे। मुझे नहीं लगता कि उस पर कोई बात कर सकता होगा, फिर डिस्कशन होगा। शीतल जी आपके हिसाब से क्राइटेरिया क्या होगा, क्या आधार होगा जब सीएम चुनेगी बीजेपी दिल्ली में? देखिए, 3 तरह की दावेदारी है। बिहार का चुनाव है, इसलिए पूर्वांचली मतदाता जो 40% के आसपास है उसकी दावेदारी बनती है बिहार का चुनाव जीतने के लिए, उसमें से किसी चेहरे को अगर वो आगे करना चाहे। दूसरी, उत्तराखंड के लोग अपनी आप दावेदारी लेके आ गए हैं। मोहन सिंह नेगी के लिए इस समय कैंपेन चल रहा है और बहुत हंगामा है। मांग तो पटपड़गंज वाले भी रहे हैं, लेकिन मोहन सिंह नेगी उसमें आगे बताए जा रहे हैं कि वो 5-6 बार के विधायक हैं। मोहन सिंह बिष्ट। इसके बाद आता है मोहन सिंह बिष्ट, सॉरी। इसके बाद तीसरा आता है जाट समुदाय, चूंकि ये जो किसान आंदोलन हुआ था उससे जो एक जाट पृष्ठभूमि में एक नेगेटिव गया हुआ था, लेकिन दिल्ली की जाट सीटों पे सब पे बीजेपी जीती है, और प्रवेश वर्मा ने हराया है उस सीट पर जिसपे शीला दीक्षित होती थी और केजरीवाल होते थे। तो इसलिए जाट सौज करने का बाजू का प्रदेश जो है हरियाणा, वहां जाट को इग्नोर किया गया, तो वो वहां जाट को इग्नोर किया गया है, उसकी भरपाई हो सकती है। हाँ, तो एक ये 3-4 दावेदारियां नजर आती हैं। बाकी तो बिल्कुल सही सबने कह दिया, उसमें उससे अतिरिक्त मेरे पास कहने को नहीं है कि एक आदमी के सिवा कोई दूसरा नहीं जाता। शायद थोड़ा बहुत इशारा अमित शाह के पास हो, अन्यथा तो किसी के कान में भी नहीं होगा। तो कौन होगा इस स्थिति में तो बहुत सारे लोग आएंगे, लेकिन एक दावेदारी की जहां तक बात आती है वो इन 3 लोगों की ओर से कही जा सकती है, 3 ग्रुपों की ओर से कही जा सकती है। ठीक है, अब दिल्ली के जो प्रभारी हैं जय पांडा बीजेपी के, वो तो ये कह रहे हैं कि 10 दिन रुकिए, 10 दिन मांग रहे हैं वो। अब पता नहीं वो किस लिए 10 दिन मांग रहे हैं। प्रधानमंत्री जो विदेश जा रहे हैं, प्रधानमंत्री विदेश हो सकता है कि उनके आने के बाद ये बीजेपी इस पर फैसला करे, क्योंकि राजकिशोर जी ने कह दिया है कि ब्रह्मा जी को मालूम है या मोदी जी को मालूम है। तो प्रधानमंत्री के विदेश से लौटने के बाद ऐसा लगता है दिल्ली को उसका सीएम मिलेगा। लेकिन तब तक आपको पता है कि मुख्यमंत्री आतिशी इस्तीफा दे ही देंगी, अभी तक इस्तीफा दिया नहीं है, हो सकता है कि कल इस्तीफा दे दे। तो दिल्ली में अब बहुत तेजी से चीजें बदलेंगी, हमें भी इंतजार रहेगा, हमारी नजर रहेगी, एक एक अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।